Assalamu alaikum. Today in this video we are going to talk about cell structure and cell function. अब सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है? क्योंकि बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो सारे सेल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल हम प्रोटीन सिंथेसिस को ले लेते हैं तो सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो आरएनए के अंदर रेप्लिकेट करता है और आरएनए फिर आगे प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है. इसी तरह फिर अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की एग्जांपल ले लेते हैं तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है और मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज के थ्रू हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, दैट इज एटीपी, जो कि फिर सेलुलर फंक्शंस करवाती है. अब ये मेटाबॉलिज्म किसके थ्रू हो रहा होता है? सेल्स के थ्रू हो रहा होता है. तो सेल जो है इसी तरह फिर हमारे पास एक्सक्रीशन में भी इन्वॉल्व होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स की एक्सक्रीशन भी करवा रहा होता है. तो इस तरह के लोग के बॉडी के हर एक फंक्शन में, हर एक जो है रिएक्शंस में सेल जो है वो मेजर रोल प्ले करता है. सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. द सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. अब क्या होता है कि बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो सेल जो है वो उनके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. इसी तरह फिर सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स वगैरह बनते हैं. तो इसलिए सेल जो है फिर एट द एंड बॉडी को कंस्ट्रक्ट करता है. तो सेल जो है वो हमारी बॉडी का टोटली स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है, उसकी कंपोजिशन बनाता है. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. जो वन सेल पर मुश्तमिल होते हैं वो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, और जो मोर सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, मोर देन वन सेल्स पर, वो यूकैरियोट्स होते हैं, लाइक एनिमल सेल्स. सेल्स अराइज फ्रॉम अदर सेल्स थ्रू सेलुलर डिवीजन. अब सेलुलर डिवीजन में क्या होता है कि सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं, इधर वो माइटोसिस के थ्रू कर रहे हैं, इधर वो बाइनरी डिवीजन के थ्रू कर रहे हैं. बाइनरी डिवीजन जो होती है वो बैक्टीरियल सेल्स में हो रही होती है और माइटोसिस जो होती है वो यूकैरियोट्स में हो रही होती है, जो कि मोर देन वन सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, which is called as cell theory. अब ये सारी जो हमारे पास थ्योरी है ये हमारी सेल्यूलर थ्योरी है. अब यहाँ पे डायग्राम में हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये सेल प्रेजेंट है, ये पूरे सेल जो है इसमें क्या क्या हमारे पास है. ये जो सेंटर में ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है. यहाँ पे ये न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास थ्रेड लाइक जो है ये क्रोमेटिन है. क्रोमेटिन ये फ्लूइड के अंदर एम्बेडेड है न्यूक्लियस के, और ये सेंटर में क्या है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है. अब ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है ये हमारे पास राइबोसोम्स प्रेजेंट है, पर्पलिश, और यहाँ पे अराउंड क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. सेल मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस को सपोर्ट देती है और इसके अंदर जो है फ्लूइड के अंदर ये डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जो एम्बेडेड हुई हुई होती हैं. ये हमारा क्या है, सेल का स्ट्रक्चर है. यहाँ पे अब आ जाते हैं टेक्निक्स पर सेल बायोलॉजी की. तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसे हम पढ़ेंगे आज. सेल फ्रैक्शनेशन आ जाती है, डिफरेंशियल स्टैनिंग आ जाती है, माइक्रो डिसेक्शन आ जाती है, टिश्यू कल्चर, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन, माइक्रोमेट्री. अब सेल फ्रैक्शनेशन क्या होती है कि जब कभी भी हमें कह लें कि सेल का अगर छोटा सा हिस्सा या पीस उसको हमने अगर स्टडी करना है या उसके बारे में हमें थोड़ी सी नो हाउ करनी है, तो उसको हमें पढ़ने के लिए या उसको हमें जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, हमें सेल फ्रैक्शनेशन करनी पड़ती है. सेल फ्रैक्शनेशन क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स यूज्ड टू सेपरेट अ सेल ऑर्गेनेली एंड कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन साइज एंड डेंसिटी. तो हम सेल फ्रैक्शनेशन में क्या कर रहे होते हैं कि जो ऑर्गेनेली होती है, ऑर्गेनेली मीन्स कि हमें फॉर एग्जांपल जो सेल है, सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, इधर वो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑर्गेनेली है. तो हमने अगर फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हमने स्टडी करना है तो उसमें हम क्या करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेपरेट कर देंगे
फ्रॉम सेल कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाता है सेल के, इधर वो डीएनए आ जाता है, सेल मेम्ब्रेन आ जाती है, प्रोटीन्स आ जाती हैं, तो उस ऑर्गेनेली को उनसे सेपरेट कर देंगे किसकी बेस पर, साइज और डेंसिटी की बेस पर, ठीक है। तो ये सेल फ्रैक्शनेशन होती है जिसमें हम सेल के कंपोनेंट से ऑर्गेनेली को, जिसको हमें स्टेडी करना है, सिर्फ उसको हम जो है ना सेपरेट कर देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन। अब इसमें सेल फ्रैक्शनेशन में सबसे पहले होमोजेनाइजेशन होती है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होता है, तो इससे ये सेल फ्रैक्शनेशन कैरिड आउट होती है। होमोजेनाइजेशन में क्या हो रहा होता है, इसमें फॉर्मेशन हो रही होती है ऑफ होमोजीनस मैस ऑफ सेल्स। होमोजीनस मीन्स सिमिलर। अब इसमें क्या हो रहा होता है कि जब हम किसी भी सेल्स के मास को उसकी होमोजेनाइजेशन करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, होमोजीनस दैट इज सिमिलर मास ऑफ सेल प्रोड्यूस होता है। इट इन्वॉल्व्स ग्राइंडिंग ऑफ सेल्स। हम क्या करते हैं कि किसी मशीन के अंदर हम ब्लेंडर हम उसको कहते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं कि सेल्स को ग्राइंड करते हैं, ठीक है, मिक्स करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास होमोजीनस मास ऑफ सेल प्रोड्यूस होता है। दिस प्रोसीजर गिव राइज टू अ यूनिफॉर्म होमोजिनेट मिक्सचर ऑफ सेल्स। अब इसमें हो क्या रहा होता है कि हम जो है टिश्यू लेते हैं, ठीक है, टिश्यू सेल लेते हैं उस ऑर्गेनेली का, क्योंकि हम पूरी ऑर्गेनेली तो खैर हम ले नहीं सकते हैं, तो हम उसका टिश्यू सेल लेते हैं। हम उसका टिश्यू लेकर उसको क्या करते हैं, उसको ब्लेंडर के अंदर उसकी होमोजेनाइजेशन करते हैं, ठीक है, उसको मिक्स करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें होमोजिनेट मिलता है। होमोजिनेट मतलब हमें यूनिफॉर्म इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मास मिलता है सेल का, जिसमें क्या होता है पार्टिकल्स जो होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यानी कि पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि जो सेल्स होते हैं उनमें पार्टिकल्स जो हैं वो इवनली सिमिलर होमोजिनेट होकर डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, तो ये हमारे पास होमोजेनाइजेशन जो है वो सेल्स की हो जाती है। अब यहाँ पे होमोजेनाइजेशन के बाद हम क्या करेंगे, जब हमें ये मास मिल जाएगा सेल्स का, तो फिर उसके बाद जो प्रोसेस आता है वो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन का आता है, जो कि जिसमें क्या हो रहा होता है, जिसमें क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस टू सेपरेट लिक्विड सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसमें क्या होता है कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करते हैं किसके ऊपर, जो हमने होमोजिनेट मास ऑफ सेल्स बनाया होता है उसके ऊपर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसमें हम एक मशीन यूज करते हैं। ये मशीन है जिसको हम सेंट्रीफ्यूग मशीन कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रही है इस ट्यूब के ऊपर, ठीक है। अब इस ट्यूब के अंदर क्या है, होमोजिनेट मास ऑफ सेल प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि लिक्विड की फॉर्म में। इसमें हम कोई भी गैस या सॉलिड सब्सटेंस नहीं ऐड करते, इसमें से वो सिर्फ कौन सा सब्सटेंस ऐड होता है, जो कि लिक्विड की फॉर्म में होता है, और वो सब्सटेंस जो होगा उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेंसिटी हम इसको इस मशीन के अंदर, सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर अंदर द फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हम इसको क्या करेंगे, स्पिन आउट करते हैं, और इसकी स्पीड क्या होती है, वेरी हाई स्पीड होती है, ठीक है। तो हम इसको जो है इस ट्यूब को स्पिन करते हैं और फिर क्या होता है कि हम इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं, तो इसके थ्रू क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन होती है इसकी। और फिर इसमें होता क्या है कि हमारे पास ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सेल्स के, तो आधे जो है वो इधर हो जाते हैं, आधे इधर, यानी कि जो सेल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। दोनों ट्यूब्स में जो मिक्सचर हुआ होता है वो सेपरेट हो जाता है, दोनों सेल्स का अलग अलग हो जाता है, मिक्सचर अलग अलग हो जाता है। अब टाइप्स क्या है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन की, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन की 2 टाइप्स हैं। एक डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन आ जाती है, एक डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन आ जाती है। जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है ये क्या है, सेल कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड डेंसिटीज आर सेपरेटेड इन डिफरेंट लेयर्स, यानी कि इसमें लेयर्स फॉर्म होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेस डेंस एंड लोअर डेंस लेयर्स। अब इसमें हो क्या रहा होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ब्लड है, ब्लड सैंपल अगर हम किसी का लेते हैं तो अगर उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करें तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हो रहा होगा कि ब्लड जो होता है वो
वो हमारे पास डेंस होता है, हाईली डेंस होता है। तो इसलिए वो क्या होगा कि जब हम उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे तो वो डाउन सेटल्ड हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हाईली डेंस होता है, तो वो नीचे सेटल डाउन कर जाता है, और ऊपर जो होगा वो WBCs या प्लाज्मा वगैरह होंगे वो ऊपर जो है ना ऊपर सेटल कर जाएंगे, क्योंकि वो लेस डेंस होते हैं। तो ये हमारे पास जो लेयर्स की फॉर्म में ये सेल्स की सेटलमेंट होती है, ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, ठीक है। और ये इनको हम डिफरेंशिएट किसके बेस पर करते हैं? साइज और डेंसिटीज की बेस में, ठीक है। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? द साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल डिटरमाइंस हाउ फास्ट इट सेटल्स। अब इसमें होता क्या है कि कीप दैट इन माइंड, हमारे पास एक तो ये होता है कि हम स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन करवा रहे होते हैं, इसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशन हो रही होती है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रही होती है जो ट्यूब होती है उसके ऊपर, हम इसमें भी स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, और वो जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है उसमें भी स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं। यानी कि जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होता है उसमें दो टाइप्स होती हैं, इधर वो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है, इधर वो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है। दोनों में स्पीड हाई ही हम रखते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रही होती है और हम स्पिन कर रहे होते हैं। तो स्पिनिंग प्रोसेस में हमारे पास स्पीड हाई ही होती है, इधर वो दोनों टाइप्स में से कोई भी टाइप होगी। तो इधर भी स्पीड हाई होगी, ट्यूब के ऊपर स्पीड लग रही होती है। अब इसमें ब्लड सैंपल है और सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो हम ब्लड में क्या करेंगे? स्पीड हाई करेंगे। यहाँ पे पैलेट और सुपरनेटेंट का जो है ना हम जिक्र किया गया। तो यहाँ पे जो पैलेट और सुपरनेटेंट है वो क्या होता है कि अगर हमने ब्लड सैंपल लिया हुआ है तो जो हमारे पास सेल्स जो है उनमें जो चीज या जो लिक्विड जो है वो ऊपर सेटल करेगा, वो अबव जो सेटल करेगा लिक्विड वो सुपरनेटेंट होगा, और जो डाउन सेटल करेगा लिक्विड वो क्या होगा? पैलेट होगा। और जो ऊपर सेटल करता है लिक्विड वो सुपरनेटेंट जो लिक्विड होता है वो उसको हम दोबारा से निकाल लेते हैं, और फिर उसको निकालने के बाद उसकी दोबारा से क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं, ठीक है, और उसी हाई स्पीड पर ही करवाते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होता है। अब डिफरेंशियल स्टैनिंग आ जाती है। डिफरेंशियल स्टैनिंग एक और दूसरी टेक्निक है जो कि सेल बायोलॉजी में यूज की जाती है। डिफरेंशियल स्टैनिंग में क्या होता है कि हम कलर्स और डाइस को यूज करते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है कि हम कलर्स और डाइस को यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि ऑर्गेनेल्स जो होती हैं वो हमारे पास सेल्स के अंदर ट्रांसपेरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रोमोसोम्स जो थे वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट थे, उनका कोई कलर नहीं था, तो उनको कलर दिया गया था। अब क्या होता है कि ये जो टेक्निक्स इनके अंदर कलर्स और डाइस यूज किए जाते हैं, इन टेक्निक्स को डिफरेंशियल स्टैनिंग कहा जाता है। When one stain is applied, such as बोरेक्स का अमीन, जो कि क्या करती है? न्यूक्लियस को स्टैन करती है। तो ये क्या कर रही है? इसमें एक स्टैन अप्लाई किया जा रहा है जो कि न्यूक्लियस के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, तो ये सिंगल स्टैनिंग है। अगर 2 स्टेन्स अप्लाई किए जा रहे हैं, एक अगर न्यूक्लियस पर किया जा रहा है, एग्जाम्पल हेमाटोजाइलिन, और दूसरा जो है वो स्टेन अप्लाई किया जा रहा है साइटोप्लाज्म के ऊपर, एग्जाम्पल ईओसिन, तो ये डबल और डिफरेंशियल स्टैनिंग है, क्योंकि एक न्यूक्लियस के ऊपर स्टेन अप्लाई किया जा रहा है या डाई अप्लाई किया जा रहा है, और दूसरा जो कलर दिया जा रहा है वो साइटोप्लाज्म को दिया जा रहा है, दैट इज ईओसिन, तो ये डबल स्टैनिंग हो जाती है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम ग्राम स्टैनिंग करते हैं तो ग्राम स्टैनिंग में क्या होता है? वो बैक्टीरिया के ऊपर की जाती है, और एट दैट टाइम हम स्टैन अप्लाई करते हैं, पर्पल स्टैन अप्लाई करते हैं, या कलर अप्लाई करते हैं, डाई अप्लाई करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो पर्पल कलर ले लेते हैं। तो अगर उनके ऊपर अल्कोहल जो है वो अप्लाई की जाती है तो कुछ बैक्टीरिया पर्पल रहते हैं और कुछ जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। बट जब हम उसके ऊपर पिंक डाई अप्लाई करते हैं तो कुछ पर्पल रहते हैं और कुछ पिंक हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सिंगल स्टैनिंग में नहीं आता, ये हमारे पास डबल स्टैनिंग में या डिफरेंशियल स्टैनिंग में आता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 2 स्टैन्स अप्लाई किया गया है। पहले पर्पल स्टैन अप्लाई किया गया है और अल्कोहल अप्लाई करने के बाद पिंक स्टैन अप्लाई किया गया है, तो ये डबल स्टैनिंग में आ गया। तो ग्राम स्टैनिंग जो बैक्टीरिया में हो रही है वो डबल स्टैनिंग या डिफरेंशियल स्टैनिंग के प्रोसेस में या टेक्निक में आ जाती है। माइक्रोडिसेक्शन। माइक्रोडिसेक्शन क्या है? इट रिफर्स टू अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स वेयर अ माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू असिस्ट इन डिसेक्शन।
अब हो क्या रहा होता है कि इसमें हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप क्यों किया जाता है? क्योंकि एक तो हाई लेवल पे डिसेक्शंस हो रही होती हैं, एक लो लेवल पे डिसेक्शंस होती हैं यानी कि हमें इतनी हाई लेवल पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें माइक्रो डिसेक्शंस करनी पड़ती हैं। क्योंकि हमें फॉर एग्जांपल अगर हमें जो है सेल्स को देखना है तो हमें कोई भी ट्यूमर आइडेंटिफाई करना है, कैंसरस ट्यूमर, तो हमें सेल्स को चेक करना है, तो उसमें हम माइक्रो डिसेक्शन करेंगे। इसमें क्या हो रहा होता है कि हम माइक्रोस्कोप को यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने क्या करना है कि एक ट्यूमर है, उसको ब्रेन के अंदर अगर हमने चेक करना है, ठीक है, तो हम उसके सेल्स को अगर देखना चाहते हैं कि एबनॉर्मल सेल्स कौन कौन से हैं और कौन से अनएबनॉर्मल सेल्स हैं, तो हम ब्रेन के अंदर चेक कर अगर हमने करना है तो जो इफेक्टेड पार्ट है हमने उस इफेक्टेड पार्ट पे डिसेक्शन करनी है और वहां से हम क्या करेंगे कि वहां से हम सैंपल लेंगे और फिर उसको अंडर द माइक्रोस्कोप चेक करेंगे। वहां से माइक्रोस्कोप पे जब चेक करेंगे उस सेल को तो वहां से हमें पता चलेगा कि कौन से सेल्स एबनॉर्मल हैं और कौन से सेल्स एबनॉर्मल नहीं है, अनइफेक्टेड है। और वहां पे क्या हो रहा होता है कि हम जो है एट दैट टाइम जो है ये टेक्निक जब हो रही होती है, डिसेक्शन हो रही होती है, माइक्रो डिसेक्शन, तो इमेज जो होती है वो टीवी स्क्रीन पे या मॉनिटर पर हम देख रहे होते हैं। तो ये जो डिसेक्शन हो रही होती है ये टिश्यूज या सेल्स में हो रही होती है और ये ब्रेन में भी हो सकती है, हार्ट में भी हो सकती है और नर्व सेल्स के अंदर भी कैरिड आउट हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, ये वो डिसेक्शन होती है जिसके अंदर हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं सेल्स के अंदर जो है देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे जो है ज्यादा डेप्थ में सेल्स को देख नहीं सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप को यूज करके हम डेप्थ में जाके सेल्स को ऑन टीवी स्क्रीन या मॉनिटर पर इमेज को देख सकते हैं।